ठीक है। हाँ देखो, आज पढ़ना चालू करा अजमेर रा दुर्ग। ठीक है, मैं एक शायरी जो हमेशा कहता हूँ उसी से शुरू कर देते हैं। आज श्री गणेश कर रहा हूँ तो कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। बोलो वाह वाह। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। ए मंजिल के मुसाफिर, न थक न हार न बैठ, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, देखो पढ़ना शुरू करा। अपन पढ़ते पढ़ते पहुंच गए थे अजमेर के दुर्ग के बारे में। तो आज पढ़ना शुरू करेंगे अजमेर के दुर्ग। कौन से दुर्ग? अजमेर के दुर्ग। ठीक है, सर्वप्रथम समझ लो देखो कि अजमेर को मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत साहब ने जाते जाते 3 हिस्सों के अंदर विभाजित कर दिया था। 3 भागों में अजमेर को बांटा गया है। जैसे अजमेर को सामान्यतः मैं नक्शे के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं तो ये अपना प्राचीन अजमेर था। अजमेर को 3 हिस्सों के अंदर तोड़ दिया गया। ये अजमेर के हो गए 3 हिस्से। एक हिस्सों सर्वप्रथम जिको बनियो उसे अपन कहते हैं कैकड़ी। क्या कहते हैं? कैकड़ी। तो क्या कैकड़ी के अंदर अपने दुर्ग हैं? हाँ, कैकड़ी के अंदर दुर्ग थे, लेकिन उनके सिर्फ अपन को नाम ही याद रखने, सिर्फ नॉर्मल नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से दुर्ग थे। जैसे पहले एक दुर्ग था सरवाड़ा का दुर्ग। सरवाड़ा का दुर्ग, इसका सिर्फ नाम याद रखना है, इसके अलावा इसका कुछ भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ सरवाड़ा का दुर्ग कहां पर है? तो वो कैकड़ी के अंदर था। कहां पर था? कैकड़ी के अंदर था। ठीक है, बाकी अगर बात करें क्या ब्यावर के अंदर दुर्ग हैं? हाँ, ब्यावर के अंदर 2 महत्वपूर्ण दुर्ग हैं ब्यावर के अंदर, जिनके बारे में पढ़कर याद करना महत्वपूर्ण है। ब्यावर के अंदर जो एक दुर्ग है जिसका नाम याद रखना, पहला दुर्ग अपन याद रखेंगे बदनौर का दुर्ग। बदनौर का दुर्ग, बदनौर का दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण कब हुआ? तो उसके पीछे एक छोटी सी कहानी आती है। इस दुर्ग का निर्माण कब हुआ? बात है 1437 ईस्वी की, जब मेवाड़ के महाराणा थे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा की मांडू के सुल्तान अलाउद्दीन, मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के साथ बनती नहीं थी। तो महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच 1437 के अंदर एक युद्ध लड़ा गया जिसे कहा गया बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध। इस युद्ध में महाराणा कुंभा एक विकट परिस्थिति में पहुंच जाते हैं। विपक्षी जो सेना थी वो महाराणा कुंभा पर हावी होने लगती है। उस समय महाराणा कुंभा ने, कहा जाता है, माता का आह्वान किया और उस युद्ध भूमि के अंदर घायल महाराणा कुंभा की सहायता करने के लिए युद्ध भूमि के अंदर एक माताजी प्रकट हुए। उन माताजी का नाम था कुशाल माता। और बदनौर के अंदर जब महाराणा कुंभा उस युद्ध को जीत गए, जीतने के बाद बदनौर के अंदर महाराणा कुंभा ने कुशाल माताजी का एक मंदिर बनाया और माताजी का मंदिर बनाकर वहां एक दुर्ग बनाया जिसका नाम रखा गया बदनौर का दुर्ग। तो ये महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित एक दुर्ग है, बदनौर का दुर्ग। ठीक है, याद रखना। और इसी दुर्ग के अंदर एक माताजी प्रकट हुए थे जिन्होंने कुंभा जी की मदद की थी। उन माताजी का नाम है कुशाल माता। ये युद्ध भूमि में प्रकट हुए माता है। काफी बार पूछा जाता है कुशाल माता का मंदिर कहां पर है। तो वर्तमान में अगर 50 जिलों के आधार पर देखा जाए तो कुशाल माता जी का जो मंदिर होगा वो बदनौर ब्यावर के अंदर आएगा। कहां पर आएगा? बदनौर ब्यावर के अंदर आएगा। दूसरा दुर्ग कौन सा है जो यहां से पूछा जा सकता है ब्यावर से? तो दूसरे दुर्ग का नाम याद रखना, टोडगढ़ का दुर्ग। टोडगढ़ का दुर्ग। जैसे कि नाम से ही ज्ञात होता है, नाम ही अपन ठा पड़े कि टोडगढ़ का दुर्ग, यानी ये कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा निर्मित है। किनके द्वारा निर्मित है? कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा निर्मित है। एक दो बातें हैं इस दुर्ग के बारे में भी, बाकी ज्यादा नहीं है। कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा निर्मित है, लेकिन इस दुर्ग को बनाने का जो जितना भी खर्चा था वो कर्नल जेम्स टॉड के मित्र थे मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह जी द्वितीय। कौन थे? मेवाड़ महाराणा भीम सिंह जी द्वितीय। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह जी द्वितीय। इस टोडगढ़ दुर्ग को बनाने का जितना भी खर्चा था वो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह जी द्वितीय के द्वारा वहन किया गया। भीम सिंह जी द्वितीय के द्वारा वहन किया गया। ये जो टोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है ये रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य में बना हुआ है। किस अभ्यारण्य में? रावली टोडगढ़
अभ्यारण्य के अंदर बना हुआ है। वो भी याद रखना कर्नल जेम्स टॉड ने बनाया, और इस दुर्ग का जितना भी खर्चा था वो किसने वहन किया। अब इतिहास में ये दुर्ग एक और वजह से भी प्रसिद्ध रहा। यहाँ पर राजस्थान के इतिहास के दो क्रांतिकारी थे, बड़े प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, उनको कैद करके यहाँ पर रखा गया था अंग्रेजों के समय। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एक तो मुझे एक प्रश्न पूछता हूं, सीधे बताना कि राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं। भारत के अंदर किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, या राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किस क्रांतिकारी को कहा जाता है, तो उनका नाम है विजय सिंह पथिक। तो एक तो विजय सिंह पथिक को इस दुर्ग के अंदर कैद रखा गया था। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक बड़े प्रसिद्ध क्रांतिकारी हैं विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक को यहां पर कैद करके रखा था। राजस्थान में किसान आंदोलन के क्या हैं, जनक। बिजोलिया किसान आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक पूछा जाए तो साधु सीताराम दास कौन है, साधु सीताराम दास। और अगर कहा जाए राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है, तो राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक हैं विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक को इस टॉडगढ़ के दुर्ग के अंदर कैद करके क्या किया गया था, रखा गया था। दूसरा अगर मैं नाम लूं तो याद रखना गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह खरवा। इनको ठीक है इस दुर्ग के अंदर क्या करके रखा गया था, कैद। गोपाल सिंह खरवा बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। जब कहा जाता है केसरी सिंह बारठ जी के द्वारा सर्वप्रथम मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी को आत्म स्वाभिमान को जागृत करने के लिए जब सर्वप्रथम किसी एक व्यक्ति को चुना जाता है, तब कहा जाता है केसरी सिंह बारठ जी ने चेतावनी के चुंगटिये लिखकर गोपाल सिंह खरवा के हाथों भेजे थे दिल्ली। और जब मेवाड़ महाराणा वहां पर उतरे थे तो वो चेतावनी के चुंगटिये गोपाल सिंह खरवा के द्वारा उनको दिए गए। गोपाल सिंह खरवा को जो भारत के क्रांतिकारी थे, जो उग्र दल के नेता थे, उन्होंने एक काम सौंपा कि आप राजस्थान के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करो। राजस्थान में अंग्रेजों के खिलाफ क्या करो, क्रांति करने का काम इन्हें सौंपा गया। और गोपाल सिंह खरवा ने सशस्त्र क्रांति को प्रारंभ करने का बीड़ा उठाया। अंग्रेजों को पता चलने के कारण ये क्रांति सफल नहीं हो पाई, लेकिन गोपाल सिंह खरवा को सशस्त्र क्रांति का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान के अंदर सशस्त्र क्रांति का जनक कौन है, गोपाल सिंह खरवा। कौन थे, गोपाल सिंह खरवा। याद रहेगा, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक गोपाल सिंह खरवा, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक। इन दोनों को कैद करके रखा गया था कौन से दुर्ग में। कभी कभी पूछा जाता है जयनारायण व्यास को कौन से दुर्ग के अंदर कैद करके रखा गया था राजस्थान में। जयनारायण व्यास और छगनलाल चौपासनी वाला, ठीक है। जयनारायण व्यास जी को कौन से दुर्ग में, तो याद रखना सिवाना के दुर्ग में कैद करके रखा गया था। कौन सा दुर्ग, सिवाना के दुर्ग में कैद करके रखा गया था। क्रांतिकारियों को किस दुर्ग के अंदर कैद करके रखा गया, उनके बारे में भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यह चीज तो समझ में आ गई। तो कैकड़ी में सिर्फ दुर्ग का नाम याद रखना है, सरवाड़ा का किला, ठीक है। ब्यावर में बदनौर का दुर्ग, ठीक है भाई। बदनौर का दुर्ग महाराणा कुंभा ने अपने विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। कुशाल माता जी यहाँ पर प्रकट हुए और कुशाल माता जी का मंदिर भी कहाँ पर है, बदनौर में। टॉडगढ़ का दुर्ग, ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने बनाया, ठीक है। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह जी के द्वारा उनको भाई पैसों की पूरा व्यय इनका इस दुर्ग को बनाने में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह जी द्वितीय ने उठाया। इस दुर्ग के अंदर दो क्रांतिकारियों को कैद करके रखा गया था, विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह खरवा, ठीक है। देखो सशस्त्र क्रांति के जनक। अब सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग के अंदर आते हैं। अजमेर को 3 भागों के अंदर बांटा गया, ठीक है। कैकड़ी, दूसरा ब्यावर और तीसरा है अजमेर। तो महत्वपूर्ण दुर्ग जो भी हैं वो कहां पर होंगे, अजमेर के अंदर। अब अजमेर के अंदर 2 दुर्गों का अध्ययन करना है। सर्वप्रथम अपन पढ़ लेते हैं अजय मेरू दुर्ग के बारे में। किसके बारे में, अजय मेरू दुर्ग के बारे में। ये अजमेर का पहला दुर्ग है, अजय मेरू दुर्ग अजमेर का महत्वपूर्ण दुर्ग है, इसीलिए इसे अजय मेरू दुर्ग कहा जाता है। ये पहला दुर्ग अजमेर का, ठीक है, अजय मेरू
दुर्ग कहां पर होगा? अजमेर में। कहां पर होगा? अजमेर में होगा। ठीक है, देखो पढ़ना शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अपन दुर्गों के बारे में पढ़ते हैं, तब कौन सी चीज याद करते हैं? सर्वप्रथम देखते हैं उनके निर्माण के बारे में कि अजय मेरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। अब इनके निर्माण के संबंधित अगर तथ्यों की बात करें कि अजय मेरू दुर्ग किन के द्वारा बनाया गया, तो आप देखोगे, देखो कि अजय मेरू दुर्ग के बारे में इतिहासकारों के अंदर कई मतभेद पाए जाते हैं। सर्वप्रथम अगर बात करें, अजमेर के एक बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हुए जिनका नाम था हरविलास सारदा। क्या नाम था? हरविलास सारदा, जिन्होंने सारदा एक्ट बनाया, जिनके तहत ही महिलाओं और पुरुषों के विवाह की उम्र को तय किया गया, जिनके कारण ही महिला और पुरुष की उम्र के विवाह की उम्र क्या हुई? तय हुई, 18 और 21। हरविलास सारदा ने अजमेर दुर्ग के बारे में क्या लिखा है? इन्होंने अजमेर दुर्ग को बड़े गहराई से देखा था, बड़े बारीकी से समझा था, वहीं से थे। तो हरविलास सारदा ने ऐसा माना कि 7वीं शताब्दी के अंदर यहाँ अजमेर के एक शासक हुए। 7वीं शताब्दी के अंदर अजमेर के एक शासक हुए जिनका नाम था अजयपाल। क्या नाम था? अजयपाल। हरविलास सारदा ऐसा मानते हैं कि अजयपाल जी के द्वारा इस दुर्ग का क्या किया गया? निर्माण। 7वीं शताब्दी के शासक। लेकिन अन्य इतिहासकार राजस्थान के जितने भी हैं वो इनके मत से सहमत नहीं होते, इनके मत से सहमत नहीं होते। राजस्थान के जो अन्य इतिहासकार हैं, अन्य इतिहासकार, राजस्थान के अन्य इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये जो अजय मेरू दुर्ग हैं, इस दुर्ग का निर्माण करवाया एक एक एक, कितने एक हो गए? 3। ये लो पीछे 3 लिख दो। ठीक है, 1 1 1 3, यानी 1113 ईस्वी। 1113 ईस्वी। अन्य इतिहासकार मानते हैं 1113 ईस्वी के अंदर, 1113 ईस्वी के अंदर ही अजमेर की स्थापना होती है। अजमेर की क्या होती है? स्थापना। अजमेर की क्या होती है? स्थापना। और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया अजमेर की स्थापना किसने की? तो अजमेर की स्थापना की थी अजय राज ने। किसने की थी? यहाँ के शासक अजय राज चौहान ने। अजय राज चौहान ने अजमेर की स्थापना की। अजय राज जी चौहान के द्वारा अजमेर की स्थापना की जाती है और 1113 के अंदर अजय राज जी चौहान द्वारा ये अजय मेरू दुर्ग क्या किया जाता है? बनाया जाता है। इसीलिए इस दुर्ग का नाम अजय मेरू रखा और अपने नाम पर अजमेर नाम का एक कस्बा बसाया। अजमेर नाम का क्या बसाया? कस्बा। और साथ साथ में कहा जाता है अपनी राजधानी बनाई सांबर को। किसे बनाया गया? सांबर को अपनी क्या बनाई गई? राजधानी। ठीक है, सांबर का बारे में कहीं पर सुनाए? इसे तीर्थों से संबंधित कोई उपाधि से संबोधित किया जाता है सांबर को। बता सकते हो सांबर को क्या कहा जाता है? राजस्थान के अंदर तीर्थराज किसे कहते हैं? तीर्थों का राजा या तीर्थराज किसे कहते हैं? तीर्थराज पुष्कर हैं। तीर्थराज क्या हैं? पुष्कर। पुष्कर को तीर्थराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि पुष्कर के अंदर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। राजस्थान में अगर सर्वाधिक मंदिर कहीं पर देखने हो तो वो पुष्कर के अंदर मिलते हैं। तो पुष्कर में बहुत सारे मंदिर बने होने के कारण, लेकिन पुष्कर से भी प्राचीन मंदिर मिलते हैं सांबर के अंदर। कहां पर मिलते हैं? सांबर के अंदर मिलते हैं, जो पुराने से पुराना हो। जैसे एक बच्चे ने अपने जीवन में सर्वप्रथम वो किसका मुख देखता है? अपनी माँ का मुख देखता है। लेकिन माँ से भी पुरानी हो वो कौन होती है? नानी। कौन होती है? नानी। तो इसे तीर्थों की नानी कहते हैं। सांबर को क्या कहते हैं? तीर्थों की नानी। इसे क्या कहते हैं? तीर्थों की नानी कहते हैं। अगर ये नानी है तो पुष्कर को भी कुछ न कुछ कहेंगे। पुष्कर को तीर्थों का मामा कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थों का मामा। सांबर को तीर्थों की क्या कही जाती है? इन्हें तीर्थों की नानी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा भाई इन्हें तीर्थों की नानी कहा जाएगा, पुष्कर को कहा जाएगा तीर्थों का, हाँ, तीर्थों का मामा। तीर्थों का मामा कौन होंगे? मामा पुष्कर हो जाएंगे। ठीक है, पुष्कर। और तीर्थों का अगर भांजा कहा जाए, तीर्थों का भांजा, तो तीर्थों का भांजा होगा मंचकुंड। तीर्थों का भांजा होगा मंचकुंड धौलपुर। मंचकुंड बना हुआ है कहां पर? धौलपुर में। तो धौलपुर हो जाएगा तीर्थों का क्या?
तीर्थों का भांजा, याद रह जाएगा। एक बार वापस रिवाइज करवाता हूं इस दुर्ग के बारे में। इस दुर्ग का निर्माण हरविलास शारदा के अनुसार 7वीं शताब्दी के अंदर किसने करवाया? अजयपाल नाम के शासक थे, उन्होंने करवाया। लेकिन अन्य इतिहासकार मानते हैं कि 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर की स्थापना की अजयराज चौहान ने, और अजयराज चौहान ने अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया और सांबर को अपनी क्या बनाया? राजधानी। सांबर को तीर्थों की नानी कहते हैं, पुष्कर को तीर्थों का मामा कहते हैं, और तीर्थों का भांजा मंचकुंड धौलपुर को कहा जाएगा। मंचकुंड किनको कहा जाएगा? धौलपुर को। यहां तक कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज पढ़ना शुरू करते हैं अपन। दूसरी चीज पढ़ते हैं, किसी भी दुर्ग के क्या पढ़ते हैं? उपनाम के। इस दुर्ग को किन किन नामों से पुकारा जाता है, ठीक है। तो पहले दुर्ग का नाम याद रखना, अजय मेरू दुर्ग को एक अन्य नाम से पुकारा जाता है, इसे गढ़ बीटली कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़ बीटली। गढ़ बीटली कहकर पुकारा जाता है। अब गढ़ बीटली क्यों कहते हैं? यह भी प्रसिद्ध नाम है। किसी व्यक्ति का कोई नाम पढ़ता है तो उसके पीछे कारण जरूर होता है। उसके पीछे क्या होता है? कारण जरूर होता है। गढ़ बीटली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो अजय मेरू दुर्ग है वो गढ़ बीटली पहाड़ी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? ऐसे बिल्कुल पहाड़ी है और ऊपर बना हुआ है कौन सा दुर्ग? गढ़ बीटली या अजय मेरू दुर्ग बना हुआ है। यानी बीटली नामक पहाड़ी पर बने होने के कारण इसे क्या कहा गया? बीटली पहाड़ी पर बने होने के कारण इसे गढ़ बीटली कहा गया। बताओ, जोधपुर का दुर्ग मेहरानगढ़ कौन सी पहाड़ी पर बना है? मेहरानगढ़ कौन सी? मेहरानगढ़ चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। किस पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर, ठीक है। अब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं, बताओ सोनारगढ़ किस पहाड़ी पर बना हुआ है? सोनारगढ़ जैसलमेर का दुर्ग। सोनारगढ़ जैसलमेर का दुर्ग वो स्वर्णगिरी, ठीक है, पहाड़ी पर बना हुआ है। कैसी? स्वर्णगिरी की पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है, स्वर्णगिरी। अब एक इससे मिलता जुलता दुर्ग है, बताओ जालोर का दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? वो सुवर्णगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। सुवर्णगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है, याद रह जाए। सुवर्णगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है, याद रह जाए। अलग अलग। अब मैं एक प्रश्न और पूछता हूं, बताओ जयगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? चिल्लह की पहाड़ी। कैडी पहाड़ी? चिल्लह की पहाड़ी। ये सीधे पूछ लिया जाता है। तो इसका नाम गढ़ बीटली क्यों पड़ा? बीटली नामक पहाड़ी पर बने होने के कारण इसे क्या कहा गया? गढ़ बीटली। अब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं, इस दुर्ग को तारागढ़ कहा जाता है। इनके प्रसिद्ध प्रसिद्ध नाम है, तारागढ़ कहकर पुकारा जाता है इस दुर्ग को। जैसलमेर के दुर्ग को क्या कहते हैं? तारागढ़ कहते हैं। इसके पीछे दो कहानियां आती हैं, ठीक है। एक तो सीधी सिंपल कहानी आती है कि जब इसे आसमान से देखते हैं तो इसकी आकृति तारे के समान दिखाई देती है, इसीलिए इसे तारागढ़ कहा गया। दूसरा कारण यह बताया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण करवाया था अजय राज जी ने। किसने करवाया? अब अजय राज जी ने जब इस दुर्ग का निर्माण करवाया, ऐसी कहानी के अंदर आता है कि अजय राज जी एक बार झील के अंदर, ठीक है, अपनी प्रिय रानी तारामती के साथ, ठीक है, तारा के साथ झील के अंदर भ्रमण कर रहे थे, ठीक है, झील के अंदर भ्रमण कर रहे थे और वहां एक हादसे में वो अपनी पत्नी को खो देते हैं। तो अपनी पत्नी की याद में कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग बनाया, और अपनी पत्नी की याद की स्मृति में इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया? तारागढ़ रख दिया। क्या ये चीज संभव है? इतिहास में ऐसा भी बनाया जा सकता है? किसी की याद में भी कुछ बनता है? हाँ, ठीक है। याद में क्या बना? ताजमहल बना। याद में क्या बना? ताजमहल भी बना, ठीक है। बस याद याद याद, बस याद रह जाती हैं। दुनिया में सिर्फ यादें ही क्या होती हैं? अमर रहती हैं। मुझे एक शायर की चंद पंक्तियां याद आ रही हैं। वाह वाह, सही बोलिया तो आगे सुनाऊं, नहीं तो इना उपनाम और देखो, ठीक है। देखो समझो, एक शायर क्या लिखता है, देखो कि ये जिंदगी क्या है एक सफर के सिवा। बोलो कि ये जिंदगी क्या है एक सफर के सिवा, ये दुनिया क्या है एक रह गुनर के सिवा। अरे सांस आई थी या आई नहीं, अरे सांस आई थी या आई नहीं, ये मौत क्या है एक खबर के सिवा। ये मौत क्या है एक खबर के सिवा। सिर्फ खबरें फैलती हैं कि वह व्यक्ति था और वह
नहीं है। इसीलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए। अगर पूछा जाए जीवन का अल्टीमेटम उद्देश्य क्या होना चाहिए एक व्यक्ति को, तो सीधा सिंपल है, वो अच्छा विद्यार्थी बने या न बने, वो अच्छा बिजनेसमैन बने या न बने, वो कम से कम अपने जीवन में एक अच्छा मनुष्य बन जाए। वो उसके जीवन का परिपूर्ण उद्देश्य होता है कि हम अपने जीवन में एक अच्छा मनुष्य बने, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखी नः की भावना हमारे हृदय के अंदर हमेशा विराजमान रहनी चाहिए। तो इसे तारागढ़ कहा गया। तारागढ़ पढ़ने का नाम है अजय राज जी की अपनी पत्नी तारा की याद में, इनकी पत्नी थी, इनकी स्मृति में, इनकी याद में क्या बनाया गया, ये दुर्ग बनाया गया तारागढ़। तो इनका नाम क्या हो गया, तारागढ़। अगर तीसरे नाम के बारे में देखें, इसको क्या कहा जाता है, तो याद रखना इसे अरावली का अरमान कहा जाता है। अरावली का क्या कहा जाता है, अरमान। ये क्यों कहा जाता है अरावली का अरमान, कुछ न कुछ तो कारण होगा नाम पढ़ने के पीछे, कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो बातें बनी होगी, तभी तो आग से धुआं निकला होगा, कुछ तो कारण रहा होगा, तब इनको अरावली का अरमान कहकर पुकारा गया है। वास्तव में ये जो दुर्ग हैं वो अरावली पर्वतमाला पर बना हुआ है। अजमेर से निकलती हैं, राजस्थान को दो भागों के अंदर विभाजित करती हैं अरावली की पर्वतमाला। तो अरावली की पर्वतमाला पर बने होने के कारण इसे अरावली का क्या कहा गया, अरमान। अरमान यानी होता है सपना। किसी राजा ने कभी तो सपना देखा होगा कि मैं मेरी जिंदगी में ऐसा दुर्ग बनाऊंगा, तो किसी राजा की कल्पना का ये दुर्ग है जो भाई जो स्वीकृत हुआ साकार रूप में। तो अरावली पर्वत पर बना होने के कारण इसे अरावली का क्या कहा जाता है, अरमान कहा जाता है। अब हरविलास शारदा जी ने इस दुर्ग को देखा, तब हरविलास शारदा जी ने क्या कहा, हरविलास शारदा जी ने इसे कहा कि ये राजस्थान का प्रथम गिरी दुर्ग है। क्या कहकर पुकारा इसको, हरविलास शारदा जी ने इनको राजस्थान का प्रथम गिरी दुर्ग कहा है। क्या कहकर पुकारा है, प्रथम गिरी दुर्ग कहकर इसको पुकारा है। कौन सा दुर्ग, अजमेर का दुर्ग, उन्होंने हरविलास शारदा जी ने। क्या इसके अन्य नाम भी हैं। अब अजमेर बिल्कुल मध्य में आया हुआ है, ठीक है। मध्य में तो एक व्यक्ति का हृदय होता है, क्या होता है, हृदय होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अंग्रेजों का जब राज था तब अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कहा जाता है राजस्थान के अंदर अजमेर पर कब्जा जमाया। भारत के अंदर जब मुगलों का राज था, मुगलों ने अपनी शक्ति का केंद्र बनाया अजमेर को, ठीक है। अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों ने अपनी शक्ति का केंद्र बनाया अजमेर को। तो सारे अजमेर के पीछे ही क्यों भागते हैं। और आज भी राजस्थान के इतिहास की राजनीति इस बात की गवाह है कि अजमेर साइड के अंदर जिसकी सीटें आती हैं, जैसे कहा जाता है दिल्ली में प्रधानमंत्री की जो सीट है वो यूपी की गलियों से होकर निकलती हैं, वैसे ही राजस्थान के मुख्यमंत्री की सीट है वो अजमेर क्षेत्र से होकर निकलती हैं। यानी अजमेर और उनके आसपास के क्षेत्र को जो जीतेगा वही राजस्थान के अंदर राज करेगा। यूपी को वो जीतेगा वो भारत का प्रधानमंत्री होगा, यूपी को जो जीतेगा, क्योंकि यूपी की सीटें अधिक हैं। तो वैसे ही देखो अजमेर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रदेश रहा था। हमेशा से किसी चीज को नियंत्रण करना हो तो आप उसके बीचों बीच जाकर बैठ जाओ। इसीलिए अपने गांव के अंदर जब सभाएं वगैरह होती हैं तो पंच आदमियों को बीच में बुलाया जाता है, ताकि कोई भी ऊपर नीचे बात हो तो वो उनका क्या कर सके, उस चीज को संभाल सके। सबसे अनुभवी व्यक्ति होते हैं, उनको जाजम पर बिल्कुल बीच में बैठाया जाता है ताकि वो सारी चीज को क्या कर सके, नियंत्रण कर सके। अजमेर भी राजस्थान के बिल्कुल सेंटर में था, इसीलिए अजमेर के अंदर मुगलों को पता था अगर राजस्थान को नियंत्रण करना है तो अजमेर में बैठ जाओ। अंग्रेजों को भी यही चीज समझ में आई, ठीक है। तो इससे राजस्थान की कुंजी कहा जाता है। जैसे किसी ताले को खोलना हो तो उसके सेंटर के अंदर कुंजी होती है, वैसे ही इसे राजस्थान की क्या कहा जाता है, इसे राजस्थान की कुंजी कहकर पुकारा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान की कुंजी कहकर पुकारा जाता है। याद रह जाए, राजस्थान की क्या कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। अब एक इतिहासकार थे जिनका नाम था विशब हैबर। क्या नाम था, विशब हैबर। उन्होंने इस दुर्ग की तुलना की एक दुर्ग से, विशब हैबर ने इस दुर्ग की तुलना की एक अन्य दुर्ग से। किस दुर्ग से की, देखो इन्हें पूर्व का जिब्राल्टर कहा, पूर्व का जिब्राल्टर कहकर पुकारा।
जिब्राल्टर, ठीक है। पूर्व का क्या कहकर पुकारा? जिब्राल्टर कहकर पुकारा। ये जिब्राल्टर क्या है जिसे विश्व हैबर कह रहे हैं? भाई जिससे तुलना कर रहे हैं उसका भी तो पता होना चाहिए। वास्तव में कहा जाता है भूमध्य सागर का एक टापू है जो ब्रिटिश शासित है। ऐसा कहा जाता है ब्रिटिश शासित एक जगह है जिस पर कभी जिब्राल्टर की संधि हुई थी विश्व इतिहास में, और जिब्राल्टर वहां से प्रसिद्ध हो गया। वैसे ये राजस्थान के बिल्कुल मध्य में आया हुआ है, संधि स्थल जगह थी, इसीलिए विश्व हैबर ने इसकी तुलना, इसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। क्या कहा है? पूर्व का जिब्राल्टर या पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहकर हैबर ने, विश्व हैबर ने इसको पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहकर पुकारा है। अन्य नामों के अंदर बात करें कि इस दुर्ग को क्या किसी अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, तो विलियम बेंटिक 1832 के अंदर, विलियम बेंटिक का नाम कहां पर आता है? जब अपन रीति रिवाज पढ़ेंगे, कला संस्कृति के अंदर प्रथाएं वगैरह पढ़ेंगे, तो विलियम बेंटिक वह व्यक्ति थे जिन्होंने कई नीतियों को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो विलियम बेंटिक ने इन्हें अहो, ठीक है, अहो विश्व का, ओहो विश्व का दूसरा जिब्राल्टर, विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहकर पुकारा है। जिब्राल्टर कहकर पुकारा है, याद रखना, ये कहकर पुकारा है विलियम बेंटिक ने। किसने कहकर पुकारा? विलियम बेंटिक ने कहकर पुकारा है। तो ये कुछ नाम हो गए किसके? तारागढ़ दुर्ग के। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। पहला नाम गढ़बीटली। क्या नाम है? गढ़बीटली। गढ़बीटली क्यों कहा जाता है? बीटली पहाड़ी पर बना होने के कारण गढ़बीटली कहा जाता है, ठीक है। तारागढ़ दुर्ग क्यों कहा जाता है? अजय राज जी की पत्नी की स्मृति में ये दुर्ग बना है और उन्हीं की याद में इस दुर्ग का निर्माण करवाया, तो इसका नाम तारागढ़ पड़ गया। और एक ऊपर से देखने पर इसकी आकृति तारे के समान है। तीसरो बोलो। इसे अरावली का क्या कहा जाता है? अरमान। और हरविलास शारदा जी ने इसे राजस्थान का क्या कहा है? प्रथम गिरी दुर्ग कहकर पुकारा है, ठीक है। हाँ, राजस्थान का हृदय, राजस्थान की कुंजी, पूर्व का जिब्राल्टर, ठीक है, और अहो विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहकर पुकारा है। किस दुर्ग को? तारागढ़ दुर्ग को, ठीक है, तारागढ़ दुर्ग को। अगला नाम देखते हैं। तीसरी चीज अपन देखते हैं किसी दुर्ग की विशेषता के बारे में। क्या देखते हैं? दुर्ग की विशेषता। ज्यादा विशेषताओं में इसका नाम नहीं आएगा, बस एक चीज याद रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी, सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण वाला दुर्ग, सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण वाला दुर्ग, याद रह जाए, सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण वाला दुर्ग। अगर सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण वाला दुर्ग ये है, तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला दुर्ग भटनेर का दुर्ग। शाबाश। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर होंगे? भटनेर पर। विदेशी आक्रमण दोनों याद रखना, ठीक है। आक्रमण वाला दुर्ग ये भटनेर का दुर्ग है, और कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। ये विशेषता। अब बात कर लेते हैं इसके दर्शनीय स्थलों के बारे में। किनके बारे में? चौथी चीज जो अपन हमेशा दुर्ग के अंदर पढ़ते हैं, इस दुर्ग में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं। 4 भागों के अंदर दुर्ग को बांट कर पढ़ते हैं। तो दर्शनीय स्थल, ठीक है, कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं इस दुर्ग के अंदर? तो सर्वप्रथम देखो, ये मैंने बांट दिया, हेलो, ठीक है। ये पूरा का पूरा है अपना क्या? तारागढ़ दुर्ग। क्यों दुर्ग? तारागढ़ दुर्ग। प्रवेश करो, ठीक है। तो सर्वप्रथम अपन प्रवेश करते हैं यहां से प्रवेश करते हैं। यहां पर प्रवेश करते ही आपको इस तरीके से सर्वप्रथम जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी एक मजार। क्या देखने को मिलेगी? सर्वप्रथम एक मजार देखने को मिल जाएगी, मंजार, ठीक है। सर्वप्रथम एक मंजार देखने को मिल जाएगी। ये मंजार किन की हैं? जो फेमस चीजें हैं वही पढ़ते हैं। ये मंजार है किसकी? मंजार किन के बैठाए? कब्र कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कब्र, मतलब कब्र। तो एक मंजार देखने को मिल जाएगी। ये मजार सर्वप्रथम जो बनी हुई हैं, ये कहा जाता है सैयद, ठीक है, सैयद मीर हुसैन,
सैयद मीर हुसैन खिंगवसवार, ठीक है, खिंगवसवार, ठीक है। ये कहा जाता है सैयद मीर हुसैन खिंगवसवार की ये मजार हैं। अब ये कौन थे जिनकी मजार यहां पर बनी हुई है? तो याद रखना, ऐसा कहा जाता है ये तारागढ़ दुर्ग के प्रथम सेनापति थे। क्या थे? प्रथम सेनापति थे इस दुर्ग के, जिनकी नियुक्ति की गई थी यहां पर, प्रथम सेनापति थे। इन्होंने इस दुर्ग की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर किया। इस दुर्ग की रक्षा के लिए अपने प्राणों को क्या किया? न्योछावर किया। तो राजा कहा जाता है अजय सिंह जी ने उनको सम्मान देने की, भाई सम्मान देने के लिए इनकी मजार को तारागढ़ दुर्ग के अंदर क्या कर दिया? बना लिया। अब कहा जाता है इनकी मजार के पास ही बनी हुई है इनके घोड़े की मजार। किनकी मजार? घोड़े की मंजार। ये ज्यादा फेमस है, घोड़े की मंजार। ये राजस्थान में प्रथम घोड़े की मंजार मानी जाती है और राजस्थान की प्रसिद्ध घोड़े की मंजार है। राजस्थान की प्रथम मानी जाती हैं, ठीक है। कुछ कुछ किताबें, ठीक है, उत्तर भारत की भी लिख लेते हैं, राजस्थान की तो अपन लिख ही लेते हैं। ये राजस्थान की प्रथम मंजार मानी जाती है घोड़े की और बड़ी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है यहाँ पर घूमने के लिए जो भी व्यक्ति आते हैं, अब घोड़ा क्या खाता है बताओ? घास खाता है। सबास सबास सबास, कहीं ज्ञानी आदमी है। ओ हो, घोड़ा क्या खाता है? घास खाता है। अद्भुत बात, अद्भुत बात बता दी। घोड़ा क्या खाता है? घास खाता है, ठीक है। ज्ञानी आदमी, ठीक है। घोड़ा चना खाते हैं। क्या खाता है? चना खाता है। क्या खाता है? चीना खाया करे। समझ में आ गो? थोड़े भी अगर चाहो, अगर बढ़िया मेहनत करनी चाहो तो सुबह चीना भिगोया करो और सुबह नाश्ते में इन्हें खाया करो, ठीक है। कम खाया करो, कटी 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 जब नाश्ते के यहाँ आता है वो सबसे मजबूत नाश्ता होता है, पर पूरे दिन मेहनत करनी पड़े तब वो चने पचेंगे। मतलब सुबह नाश्ते में 5 7 10 चने जितना हदे बीता खाया करो, ठीक है। देखो बहुत मजबूत और शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होंगे वो। आंखों की रोशनी होया करे, ठीक है भाई, वो सारी आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। कई अन्य चीजों में भी आपकी मदद करेगा। तो घोड़े की क्या बनी हुई है? मजार बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है, यहाँ पर लोग आते हैं और चनों की दाल की कटोरी लेकर आते हैं। वो चनों की दाल लेकर आते हैं और इस मजार पर चढ़ा देते हैं और ऐसा माना जाता है दाल चढ़ाने से उनकी मनोकामनाएं क्या हो जाती हैं? पूर्ण। तो याद रखना, ये राजस्थान में एक ऐसी प्रसिद्ध जगह है जहां पर दाल चढ़ाने से मनोकामनाएं क्या मान ली जाती हैं? पूर्ण। क्या राजस्थान में कोई ऐसी जगह भी है जहां पर दही और खाटी चाच और राबड़ी चढ़ती है? कोई ऐसी जगह जहां पर दही, खाटी चाच और राबड़ी चढ़ाई जाती है? मतलब कि भाई इनको चढ़ाया जाता है। वो चढ़ता है देवनारायण जी के मंदिर में। कहां पर चढ़ता है? बाबा देवनारायण जी के मंदिर में चढ़ते हैं। कहां पर बना हुआ है? क्या भीलवाड़ा के शाहपुरा में बना हुआ है? सही बात है। हो सकता है? हो सकता नहीं है बेटे, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर दाल चढ़ाने से क्या हो जाती हैं? दाल चढ़ाने से मनोकामनाएं क्या होती हैं? पूर्ण होती हैं। ऐसा माना जाता है कि दाल चढ़ाने से क्या हो जाती हैं? मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। याद रह जाए, याद रह जाए, दाल चढ़ाने से मनोकामनाओं को क्या मान लिया जाता है? पूर्ण मान लिया जाता है। और क्या इस दुर्ग में देखने के लिए? आप इस दुर्ग के जब पीछे की साइड में चले जाओगे तो यहाँ पर एक गुफा बनी हुई है, गहरी गुफा। क्या बनी हुई है? भयंकर तरीके से ऐसे गहरी गुफा बनी हुई है पूरी की पूरी। और इस गुफा का नाम है शीश खान गुफा। कहीं नाम है शीश खान गुफा बनी हुई है। याद रह जाए, ये शीश खान गुफा है। यहाँ पर महादेव जी का मंदिर भी है। महादेव जी का क्या बना हुआ है? मंदिर भी है, शिवलिंग है इस गुफा के अंदर, ठीक है। ऐसा माना जाता है मान्यता के अनुसार। इस गुफा की एक विशेषता है, इस गुफा की एक विशेषता है कि ये सर्दियों के अंदर तो गर्म रहती हैं। सर्दियों में क्या रहती हैं? गर्म रहती हैं, ठीक है। और गर्मियों में ठंडी रहती हैं। गर्मियों में क्या रहती हैं? ठंडी रहती हैं। गर्मियों में क्या रहती हैं? ठंडी रहती हैं। ये भी याद रखना। कौन सी गुफा? शीर्ष खान गुफा। याद रह जाए, शीर्ष खान गुफा। मतलब उल्टी विशेषता है, कहीं कहीं उल्टी विशेषता हुई। सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी रहती है, उल्टी विशेषता है, ठीक है। इस दुर्ग के अंदर चौहानों का राज रहा। किनका राज रहा? चौहानों के द्वारा। तो चौहानों के द्वारा स्थापत्य के कई उदाहरण प्रस्तुत हैं। एक कहा जाता है यहाँ पर कि एक कचहरी भवन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कचहरी भवन बना हुआ है।
जो 32 खंभों पर हैं। कितने खंभों पर हैं? कचड़ी भवन है जो 32 खंभों पर बना हुआ है, खंभों पर बना हुआ है, 32 खंभों पर बना हुआ है। और वर्तमान में वो वाचनालय के तौर पर काम लिया जाता है, वाचनालय के तौर पर काम में लिया जाता है। वाचनालय है, यहाँ पर चीजें मंत्र वगैरह दोहराए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से चीजें वहां पर क्या ली जाती हैं? काम में ली जाती हैं। याद रह जाए। ठीक है, और क्या इसके अंदर कोई मंदिर वगैरह है? इस दुर्ग के अंदर कभी सुना किसी मंदिर के अंदर? तारागढ़ दुर्ग के अंदर किसी का मंदिर भी है। ठीक है, तारागढ़ के दुर्ग के अंदर कई महल बने हुए हैं, लेकिन ज्यादातर महत्वपूर्ण चीजों में यही होगा। ठीक है, बाकी कोई चीज होवे तो नोट्स में पढ़ लीजो, अगर कोई चीज बाई चांस रह गई होवे तो। ठीक है, कहीं कहीं एडो होया करे एक संपूर्ण चीज आउनी नहीं आउनी जरूरी कौन। ठीक है, कभी कभी उन पर चर्चा नहीं हो पाती, तो कोई चीज रह जावे तो पढ़ लीजो। ये हो गया अपना अजमेर का पहला दुर्ग। कौन सा? तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? तारागढ़। अब पढ़ते हैं अजमेर के दूसरे महत्वपूर्ण दुर्ग, और उनके साथ अजमेर के दुर्ग अपने कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरा दुर्ग कौन सा? अब उसे अपन कह सकते हैं मैगजीन का किला। केड़ो किलो? मैगजीन का किला। ये दूसरा दुर्ग है जो कहां पर बना हुआ है? अजमेर में। कहां पर बना हुआ है? अजमेर में। नाम कहीं है मैगजीन का किला। मैगजीन का किला। पहला प्रश्न इसके बारे में पूछा जाएगा, इसका निर्माण किसने करवाया? पहला प्रश्न इस दुर्ग के बारे में, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, तो मैगजीन के दुर्ग का निर्माण 1570 में हुआ। कब हुआ? 1570 ईस्वी में। और इस दुर्ग का निर्माण अकबर ने करवाया। किसने करवाया? बादशाह अकबर ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, अकबर के निर्माण करवाने के कारण ही इसे अकबर का किला भी कहते हैं। कैसा किला? अकबर का किला कहा जाता है इसको, क्योंकि बादशाह अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। बादशाह अकबर के निर्माण के कारण ही इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकबर का दौलत खाना कहकर पुकारा जाता है। याद रह जाए, अकबर का दौलत खाना। ठीक है, इसे शस्त्रागार दुर्ग भी कहा जाता है। शस्त्रागार दुर्ग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है शस्त्रागार दुर्ग? क्योंकि वास्तव में ये शस्त्र रखने के लिए ही ये दुर्ग बनाया गया था। यहाँ पर शस्त्र रखे जाते थे युद्ध के लिए। भाई हर समय तो सेना वहां से लेकर आ नहीं सकती दिल्ली से, तो यहाँ पर शस्त्र रखे जाते थे। और एक चीज और भी याद रखना, ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम पद्धति में बना है। एकमात्र दुर्ग राजस्थान का जो मुस्लिम पद्धति में बना है, मुस्लिम पद्धति में बना है। अब अकबर बनाएगा तो मुस्लिम पद्धति में ही बनेगा। ठीक है, तो एकमात्र दुर्ग जो कैसी पद्धति में बना है? मुस्लिम पद्धति के अंदर बना है। हल्दी घाटी के युद्ध की जो योजना थी महाराणा प्रताप के खिलाफ, हल्दी घाटी की युद्ध में अकबर यहां तक तो आया था, अजमेर आगो, लेकिन की जगह नहीं गयो। कहां पर नहीं गया? ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ने के लिए नहीं गया था। तो हल्दी घाटी के युद्ध की योजना किस किले में बनी थी? हल्दी घाटी के युद्ध की योजना भी इसी किले के अंदर, मैगजीन का किला या अकबर के किला के बनी थी। हल्दी घाटी के युद्ध की योजना। और किस वजह से प्रसिद्ध है ये दुर्ग? याद रखना, बात है 10 जनवरी 1616। 10 जनवरी 1616। 10 जनवरी 1616 को सर्वप्रथम यहां पर बताओ भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन था? भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? वास्को डी गामा। ओ हो। ठीक है, वो अंग्रेज नहीं था, वो पुर्तगाली था। अपर वास्ते एक चीज कॉमन होया करे, कहीं कॉमन होवे। आप गोरे आदमी देखो जन आप यही समझो कि अंग्रेज है। हर गोरो आदमी अंग्रेज नहीं होवे। मैनी टाइप्स ऑफ अंग्रेज। ठीक है, मैनी टाइप्स ऑफ अंग्रेज। अंग्रेजों में भी अलग तरीके रहे। आप गोरो देखियो भली वो अफ्रीका रो है, गोरो है तो किनो है? अंग्रेज हैं। अंग्रेज नहीं होवे, अंग्रेज भी कई टाइप रहे। ठीक है, भारत में अलग अलग आए। वो वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। वो पुर्तगाली था जो भारत के अंदर आया था। भारत के अंदर आने वाला पहला अंग्रेज था सर टॉमस रो। कई नाम तो सर टॉमस रो, कई नाम तो हाँ सर टॉमस रो। ठीक है,
सर थॉमस रो, सर्वप्रथम सर थॉमस रो 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से आकर मिला। किन से आकर मिला? बादशाह जहांगीर से आकर मिला था और जहांगीर को भारत में व्यापार करने के लिए इजाजत मांगी कि हम भारत में क्या करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं हे बादशाह, जिससे भारतीयों को खूब फायदा होगा। अब जहांगीर ने सोचा कि भाई भारतीयों को इससे फायदा ही होगा जब विदेशी व्यापारी यहां पर आएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर ये अंग्रेज इतने मजबूत हो जाएंगे कि भारतीयों का शोषण करने लग जाएंगे। तो सर्वप्रथम 10 जनवरी 1616 सर थॉमस रो आने वाला प्रथम अंग्रेज बादशाह जहांगीर से की थी यहां पर मुलाकात। क्या की थी? मुलाकात की या मुकालात की? मुलाकात की। क्या की? मुलाकात की। मुकालात तो कौन करियो? ठीक है। हो जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात, एक मुलाकात, एक मुकालात। हाँ ठीक है। हाँ मुकालात होती तो आता ही कौन है। ठीक है। देखो तो 10 जनवरी 1616 को सर थॉमस रो ने सर्वप्रथम जहांगीर से क्या की थी? मुलाकात की थी। वो भी कहां पर की थी? हाँ मैगनीज के, हाँ मैगजीन के किले में, मैगजीन के दुर्ग में यहाँ पर मुलाकात की थी। इसे अकबर का किला, दौलत खाना या शस्त्रागार कहा जाता है। याद रह जाए मेन मेन बातें यही जो थी मैगजीन के दुर्ग के बारे में, और भी अन्य बातें नोट्स के अंदर आप पढ़ लेना। ठीक है। कोई बातें रहेगी तो ये अपने अजमेर के दुर्ग क्या होते हैं? कंप्लीट। अजमेर का दुर्ग कहीं होवे? कंप्लीट होवे। समझ में आगो? समझ में आगो? अजमेर का दुर्ग कहीं हो या कंप्लीट।